कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट को पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अच्छी तरह से हम लोगों ने डीपली डिस्कस कर लिया था क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने पिछली कुछ 4-5 क्लासेस में उसको अच्छी तरह से डीपली डिस्कस किया है और आई होप कि आपको समझ भी आया होगा वो क्लासेस वो चैप्टर है अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अब हम लोग आज की क्लास के अंदर, आज हमारी रिव्यू क्लास रहेगी जिसके अंदर एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या किया है। ऊपर से एक बार देख लेंगे 10-15 मिनट के अंदर, एक हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे चैप्टर का नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो मतलब कि क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जब बहुत बड़े एरिया के ऊपर एक लार्ज स्केल के ऊपर सेम टाइप के प्लांट्स को उगाया जाए, लार्ज स्केल के ऊपर एक सेम टाइप के प्लांट्स को उगाया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उनको हम लोग बोल देते हैं क्रॉप्स। मतलब कि एक फील्ड है जिसके अंदर सेम काइंड के प्लांट्स को उगाया जा रहा है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्रॉप। अब हम लोगों ने देखा था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। इट मीन्स कि प्लांट्स को उगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट से हम लोगों को अनाज मिलता है, हम लोगों को वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, इवन कि कुछ एनिमल्स भी प्लांट्स को खाते हैं और फिर दूसरे एनिमल उन एनिमल पे डिपेंड होते हैं। मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर हम लोग पॉपुलेशन देखें तो अपनी ही कंट्री में देख लेते हैं, वर्ल्ड की बात छोड़ते हैं, तो हमारी कंट्री के अंदर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। अब हर किसी को अगर फूड प्रोवाइड करवाना है तो उसके लिए हमारी जो क्रॉप्स हैं उनकी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, फूड की एक प्रॉपर प्रोडक्शन होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो एक प्रॉपर प्रोडक्शन, एक प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर सबको फूड प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो देखो, जो हमारे फार्मर्स होते थे वो फार्मिंग करते थे और फार्मिंग के दौरान उन्हें कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती थी जिनको हम लोग क्या बोल देते थे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है फार्मर्स करते थे? दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, preparation of soil, sowing, adding manures and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting and storage. These all are सब activities which are done by farmers. जब वो फार्मिंग करते थे तो उनको ये करनी पड़ती थी और इन सभी एक्टिविटीज को क्या बोल दिया जाता था? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इन सब की एक्टिविटीज को हम लोग क्या देते थे? तो सबसे पहले देख लें कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर एग्रीकल्चर क्या होता है। व्हाट इज एग्रीकल्चर? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज। या तो प्लांट्स की कल्टीवेशन या फिर एनिमल्स की रेजिंग होना ह्यूमन यूज के लिए, उसी को हम लोग बोल देते हैं एग्रीकल्चर। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कुछ जो स्टेप्स थे हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर, उनको देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आएगा। देखो, जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ठीक है, तो हार्ड सॉइल के अंदर हम लोग प्लांट्स को उगाएंगे तो इज इट पॉसिबल कि वो प्लांट उग पाएगा? और अगर उग भी पाया तो क्या वो बड़ा हो पाएगा और अच्छी तरह हमें अच्छे फ्रूट्स मिल पाएंगे उससे? सो आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जो हार्ड सॉइल है उसके अंदर जो सीड्स हम लोग डालेंगे, वो सीड्स की जो रूट्स होंगी वो जमीन के अंदर जो है जा ही नहीं पाएंगी, वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगी उस सॉइल के अंदर। इवन कि वो गैसेस भी नहीं ले पाएंगे, न्यूट्रिशंस भी नहीं ले पाएंगे उस सॉइल के अंदर से, तो प्लांट्स की जो है ग्रोथ होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो टाइट सॉइल है उसको लूज करना पड़ेगा हमें, तो उसको क्या कह देते हैं? प्लॉइंग। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। सॉइल को लूज करना और टर्न करना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं प्लॉइंग। और किसकी हेल्प से होता है? विद द एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट प्लो। प्लो की हेल्प से हम लोग प्लॉइंग करते हैं, जिसके अंदर जो सॉइल है उसको लूज किया जाता है और टर्न किया जाता है, जिसकी वजह से जब हम लोग प्लांट को उसके अंदर उगाएंगे, सीड्स को उसके अंदर उगाएंगे, सीड्स की जो रूट्स निकलेगी, पहली बात तो सीड्स की रूट जो है मिट्टी के नीचे तक जा पाएगी, पेनिट्रेट कर पाएगी सॉइल को। एंड सेकंड थिंग, जो कि सॉइल से सारे न्यूट्रिशन एंड वाटर वो रूट ही लेगी। ठीक है, और सेकंड थिंग की गैसेस की एक्सचेंज भी अच्छे से हो पाएगी सॉइल के अंदर, तो सॉइल जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। सेकंड थिंग इज लेवलिंग। जब हम लोगों ने जो
सॉइल थी उसको प्लॉ कर लिया, अच्छी तरह से लूज कर लिया। अब उस पूरी फील्ड को लेवल करने का काम करेंगे। लेवलिंग क्यों करते हैं? प्रोसेस ऑफ लेवलिंग ऑफ द सॉइल टू रिड्यूस सॉइल इरोशन। जो सॉइल इरोशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं। और लेवलिंग किसके हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लेवलर। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मैन्योरिंग। अब हम लोगों ने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, लूज कर लिया। अब सॉइल को हम लोगों ने लेवल भी कर लिया। अब उस सॉइल के अंदर कुछ न्यूट्रिशंस को ऐड कर देंगे जो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन न्यूट्रिशंस को ऐड कर देंगे। एडिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ न्यूट्रिशंस को ऐड करना ही मैन्योरिंग कहलाता है। ओके, तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम लोगों ने सॉइल को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? सॉइल। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था उसके बाद हम लोग सोइंग के ऊपर आए। तो सोइंग क्या होता है? जब हमारी फील्ड अच्छी तरह से प्रिपेयर हो चुकी है उसके अंदर बीज को डालना। ठीक है, बीज को उसके अंदर सो करना ही सोइंग कहलाता है। ओके, सबसे पहले सोइंग से पहले हम लोगों को क्या करना होता है? सीड्स की क्वालिटी को चेक करना होता है। और सीड्स जो अच्छी क्वालिटी के होंगे उन्हीं को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग सोइंग के लिए लेके जाएंगे। अगर घर में हम लोग को देखना है जो हमारे सीड्स है उनकी क्वालिटी कैसी है, तो पानी के अंदर कुछ सीड्स को ले लीजिए। जो सीड्स फ्लोट करने लगेंगे उनकी क्वालिटी बैड होगी। ठीक है, और जो सीड्स जो है नीचे बैठ जाएंगे वो सीड्स जो है अच्छी क्वालिटी के होंगे। अब जो हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं सीड्स उसको ले जाएंगे सोइंग के लिए। और कौन कौन से मेथड से हम लोग सोइंग कर सकते हैं? बाय ट्रेडिशनल टूल। एक ट्रेडिशनल टूल होता है जो कि एक फनल काइंड का होता है, इस तरह का। ठीक है, अब इसके अंदर सीड्स जो है इसके अंदर डाल दिए जाएंगे और यहाँ पर कुछ 2-3 पाइप्स अटैच होंगी जो कि सॉइल के अंदर जाकर लगी होंगी, कनेक्ट होंगी सॉइल के अंदर। जब बीज हम लोग फनल से डालेंगे तो वो जो बीज है वो पाइप्स के रास्ते कहाँ पहुंच जाएंगे? सॉइल के अंदर पहुंच जाएंगे और वहां पर उसे अच्छे से ढक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिशनल टूल था। फिर उसके बाद आ जाता सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की हेल्प से भी जो हम लोग है सीड्स को सो कर सकते हैं। और सेकंड, सीड ड्रिल की क्या बेनिफिट होते हैं? एक तो जो सीड्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, सीड ड्रिल से जब हम लोग सीड्स को सो करेंगे, प्रॉपर डिस्टेंस की वजह से क्या होगा? जो प्लांट्स हैं वो जब उग जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो वो ओवरक्राउड नहीं होंगे। ठीक है, ओवरक्राउड नहीं होंगे, ताकि ओवरक्राउड अगर प्लांट हो जाएगा, मान लीजिए प्लांट दोनों एक ही पास उगे हुए हैं, तो क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट करने लगेंगे फॉर द न्यूट्रिशन, वाटर और सनलाइट, एयर। इन सबके लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट कर लेंगे और दोनों की ही जो है ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोग सीड ड्रिल की हेल्प से प्लांट जो सीड्स है उसको दूर दूर बीजते हैं, ताकि उससे क्या होता है? जो प्लांट्स हैं ओवरक्रॉड नहीं होते और एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट नहीं करेंगे। तो ये हमारे कुछ मेथड्स है जिससे हम लोग क्या करते थे? सोइंग करते थे। तो हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने क्या किया? सॉइल को प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, अब उसके अंदर बीज भी उगा दिए। सॉरी, अब हमारे थर्ड स्टेप पे हम लोग चलेंगे। क्या कहता है हमारा थर्ड स्टेप? दैट इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जब हम लोगों ने सॉइल प्रिपेयर कर ली, सीड्स डाल दिए, अब उसके अंदर हम लोग कुछ न्यूट्रिशंस ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। क्या होते हैं फर्टिलाइजर एंड मैन्योर? एडिशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशंस टू प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ न्यूट्रिशंस को ऐड कर देना। ठीक है, और फर्टिलाइजर और मैन्योर हमारे कुछ न्यूट्रिशंस है जिनको ऐड किया जाता है। अब प्लांट्स जो है, प्लांट सॉइल से अपने सारे न्यूट्रिशंस लेंगे। अब सॉइल कई बार न्यूट्रिशंस लेस हो जाएंगे सॉइल के अंदर, तो हम लोग अपने फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डाल देंगे। ठीक है, अब बात आती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस। तो देखो, जो फर्टिलाइजर थे वो क्या थे? इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, केमिकल से बने हुए होते थे। ठीक है, लेकिन जो मैन्योर्स थे वो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे जो कि नेचर से ऑब्टेन चीजों से बनते हैं, जैसे कि ह्यूमन वेस्ट हो गया, कैटल डंग्स हो गए, या फिर प्लांट्स का रेसिड्यू हो गया। इन सबसे मिलकर जो हमारे मैन्योर्स बनते हैं। जो हमारे फर्टिलाइजर से ये बनते कहां पर है? तो ये फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन जो मैन्योर्स होते हैं उन्हें फार्मर्स खुद भी फील्ड्स के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ उन्हें खड्डा खोदना और उसके अंदर वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना है और उसको फिर डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देना है, और वही हमारे क्या हो जाते हैं? मैन्योर्स हो जाते हैं। अगर बात करें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की, तो फर्टिलाइजर्स है जो वो एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो सॉइल को जो है, सॉइल की फर्टिलिटी को कम भी कर सकते हैं। लेकिन मैन्योर्स जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं।
अगर बात करें फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स जो है सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन मैन्योर्स जो है सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं लार्ज अमाउंट के अंदर। और उसी के साथ साथ मैन्योर्स जो है हेल्प करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी ग्रो कर पाए, जो भी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सॉइल के अंदर ग्रो कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स हो जाते हैं। फर्टिलाइजर्स के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि अगर एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर्स यूज हो तो जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो सकती है, बैरन हो सकती है। और फर्टिलाइजर्स एक तो केमिकल सब्सटेंस है, तो इससे सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है और वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे मैन्योर्स होते हैं इनके काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको इंक्रीज करते हैं मैन्योर्स। ठीक है, सेकेंड थिंग, सॉइल को पोरस बनाती है हमारे मैन्योर। ओके, और सॉइल के अंदर जितने भी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो करने में भी हेल्प करती है हमारे मैन्योर्स। इसलिए हम लोगों को ज्यादा मैन्योर्स यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मूव करते हैं अपने फोर्थ स्टेप के ऊपर, दैट इज इरिगेशन। क्या है हमारा फोर्थ स्टेप, क्या कहता है? इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? जब हम फील्ड को पानी दे, ठीक है, हम लोगों ने मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर दिए हैं, अब फील्ड को पानी देंगे, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इन द फील्ड। फील्ड के अंदर जो क्रॉप है उसके अंदर हम लोग पानी लगाएंगे, क्योंकि वाटर सबसे ज्यादा इसेंशियल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अबाउट 90% जो प्लांट होते हैं वो किससे बने होते हैं? वाटर से बने होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि वाटर तो बहुत ज्यादा इसेंशियल हो जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अब वाटर किस तरीके से दिया जाता है? तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी थे और कुछ मॉडर्न मेथड भी है। ट्रेडिशनल मेथड कौन से है? मोट, चेन पंप, राहत, धेकली। ये हमारे कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स थे जो हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस किए थे अपनी क्लासेस के अंदर। और हमारे मॉडर्न मेथड क्या है? ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंग सिस्टम। तो देखो, हमने देखा था कि जो मॉडर्न मेथड होते हैं, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल सिस्टम, ये इनका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ऐसे एरियाज में जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, लैंड अनइवन है, ऐसे एरियाज में बहुत ज्यादा इनका बेनिफिट होता है। एंड इवन की जो सैंडी सॉइल है उस एरियाज में भी इनका बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें वाटर की वेस्टेज बहुत कम होती है, इवन होती ही नहीं है वाटर की वेस्टेज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इरिगेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब आ जाता है कि किस तरह से अपनी जो फील्ड्स है उसको वीड्स से बचाया जाए। तो सबसे पहले तो वीड्स क्या होता था? जब हम लोग क्रॉप्स को उगा रहे हैं, ठीक है, फील्ड के अंदर जो हम लोग प्लांट्स को उगा रहे हैं, उस क्रॉप के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी खुद से नेचुरली उग जाते थे। ठीक है, और इन्हीं नेचुरली जो उगे हुए प्लांट्स को हम लोग क्या कह देते हैं? वीड्स। ये नेचुरली जो प्लांट्स उग जाते हैं उनको हम लोग कह देते हैं वीड्स। एंड ये जो वीड्स है ये जब ग्रो होने लगे तो क्रॉप के साथ कॉम्पिटिट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वीड्स क्या करते हैं? क्रॉप के साथ कॉम्पिटिट करना शुरू कर देते हैं फॉर न्यूट्रिशन, वाटर एंड सनलाइट एंड एयर। इन सबके लिए कॉम्पिटिशन करेंगे और जो है क्रॉप की ग्रोथ के अंदर बाधा पैदा करेंगे वीड्स। इसीलिए वीड्स को रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ खुरपी। एक टूल होता है जिसके हैंड की यूज से, जिससे हम वीड्स को अपरूट कर देंगे साइड से, या फिर ड्रिल्स वगैरह की हेल्प से, या फिर हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं वीडिसाइड्स। केमिकल्स के यूज से हम लोग वीड्स को रिमूव करेंगे, और वो जो केमिकल्स होगा क्रॉप को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वीड्स को जो है सुखाने का काम कर देगा। तो वीड्स की हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे, वीडिंग करेंगे। वीडिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप। क्रॉप के साथ जो खुद से उग जाए उनको रिमूव करना इज कॉल्ड वीडिंग। एंड पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो क्रॉप के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, जैसे फंगस हो गई या फिर रैट्स वगैरह हो गए, वो क्रॉप को डैमेज ना कर सके, इसीलिए हम लोग पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, जिससे वो सभी इंसेक्ट्स वगैरह मर जाएंगे। ओके, तो ये हो जाता है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं वीड से अपनी क्रॉप्स को। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज हार्वेस्टिंग। अब हम लोगों ने वीड्स को भी रिमूव कर दिया। अब जो हमारी प्लांट्स होंगे वो अच्छी तरह से मैच्योर जब हो जाएंगे, अच्छी तरह से जब मैच्योर हो जाएंगे तब उनकी हार्वेस्टिंग होगी। व्हाट इज हार्वेस्टिंग? कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। जो क्रॉप्स मैच्योर हैं उनको कट करना इस हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग करेंगे हम लोग। तो हार्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है? थ्रेशिंग होता है। ये थ्रेशिंग क्या होती है? सेपरेशन ऑफ चाफ फ्रॉम क्रॉप्स। क्रॉप्स जो है उसको हम लोग, जो उसके अंदर ग्रेन्स है और जो चाफ है उसको सेपरेट आउट कर लेना विद द हेल्प ऑफ थ्रेशिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग थ्रेशिंग कह देंगे। और जो हमारे छोटे किसान होते हैं उनके पास छोटे लैंड्स होते हैं, तो वो किस तरह से रिमूव करेंगे चाफ्स और जो हमारे ग्रेन्स होंगे उनको किस तरह से सेपरेट आउट करेंगे? बाय विनोइंग। विनोइंग के मेथड से वो सेपरेट आउट कर लेंगे।
अब हमारा लास्ट हमारी एक्टिविटी बच जाती है, दैट इज स्टोरेज। सारा काम हो चुका है, प्लांट्स को सबसे पहले सॉइल को लूज भी कर लिया, सोइंग भी कर ली, मैन्योर फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर लिए, इरिगेशन भी कर ली है, वीड से प्रोटेक्ट भी कर लिया, अब हम हार्वेस्टिंग भी कर लिया, अब स्टोरेज का काम आ गया। क्योंकि जो हम लोगों के पास ग्रेन्स आए हैं उनको हम लोगों को स्टोर करके रखना है काफी लंबे समय तक। कब तक रखना है? जब तक फिर से क्रॉप वापिस से हार्वेस्ट नहीं करते। तो उसके लिए हम लोग स्टोरेज करते हैं, स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर कंजम्पशन टिल नेक्स्ट हार्वेस्टिंग सीजन। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग सीजन तक हम उन्हें स्टोर करके रखेंगे उनकी कंजम्पशन के लिए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं स्टोरिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरी एक्टिविटीज हमारी जो कि हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, एग्रीकल्चर प्रिपरेशन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर हमने ये सभी एक्टिविटीज को डिस्कस किया था। और लास्ट में हम लोग एक चीज देख लेते हैं, जिस तरह से हमें खाना जो है प्लांट से मिलता है उसी तरह से हम लोग ह्यूमंस जो है एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। इसीलिए कुछ एनिमल्स की केयर की जाती है। जब एक बड़ी जगह के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स की केयर की जाए, उनको मेंटेनेंस की जाए, उसी को हम लोग बोल देते हैं एनिमल हस्बेंड्री। राइजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी हमें जरूरत पड़ती है उनको एक बहुत बड़ी स्केल के ऊपर रखा जाए, बहुत बड़ी जगह के ऊपर रखा जाए, उनकी केयर की जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए, उसी को हम लोग बोल देते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पूरे चैप्टर की एक रिवीजन कर ली है कि हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था। तो आज की क्लास तो यहीं पे खत्म होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्लास 8 के चैप्टर 2 को। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।